नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं। 5 सितंबर से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। अगर आप उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपका 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। 50 नंबर की इसमें जीके आती है, 50 नंबर की मैथ्स, 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हमारी क्लासेस 9 सितंबर से शुरू हो रही हैं, शाम के 3 बजे से 6 बजे के बीच में। तो 9 सितंबर से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। 9 सितंबर से आपका 3 PM टू 6 PM क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और इसके लिए अगर आपसे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोड पे आप प्रोविडेंस कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। iOS वाले स्टूडेंट्स जो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है वहाँ कॉल करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो करणपुर आ सकते हैं। करणपुर देहरादून में हमारी ऑफलाइन सेंटर है, तो वहाँ पर भी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं इस सेम टाइमिंग में। और एंड्रॉयड वाले बच्चे आपका क्रोम में नॉर्मल फ़ोन से अगर www.providencecoaching.in भी खोलेंगे तो हमारी APK फाइल डाउनलोड हो जाएगी, वहाँ से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी क्लासेस 9 तारीख से शुरू हो जाएंगी। अगर आप कम समय में, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो फाइनल हो चुकी है, 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो अगर कम समय में आप एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो प्रोविडेंस कोचिंग के साथ ज़रूर जुड़िए। चलिए आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। तो देखिए, प्रीवियसली मैंने आपको एक पेपर सॉल्व कराया था, मैथ्स वाला पोर्शन मैंने कराया था, ठीक है, और GS वाला पोर्शन आपको शुभम सर ने कराया था। इसी के साथ ही आज हमारे साथ दूसरे हमारे GS की फैकल्टी हैं विश्वजीत सर, तो ये आपको आज 2020-2021 का पेपर सॉल्व कराएंगे। ये आपका GS वाला जो पोर्शन है आज हम उसे सॉल्व करेंगे, जिससे आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। GS देखिए बहुत वास्ट है, 2 से ढाई महीने में कवर कराना बहुत मुश्किल है, तो इसको पढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है कुछ एक्सपीरियंस फैकल्टी चाहिए जो आपको स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा सके। तो 2.5 से 3 महीने में आपको सर लोग आराम से GS एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उसको आराम से आपको कवर करा देंगे। बाकी तो मैथ्स रीजनिंग आपका चल ही रहा है, ठीक है, आप उसके भी जुड़ सकते हैं। डेमो क्लासेस कुछ हमारी यूट्यूब चैनल में भी डली हुई हैं और कुछ आने वाले समय में भी डलेंगी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन में आपको वहाँ पर डेमो क्लासेस भी दिख जाएंगी, ठीक है, और प्रीवियस पेपर की जितनी भी PDFs हैं वो सब आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगी। चलिए, तो अब मैं सर को बुलाना चाहूँगा और ये आ रहा आपका 2020-21 का पेपर, ठीक है। तो एक बार आप इसको सॉल्व करिए, देखिए किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लीजिए सर। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ठीक है। तो गुड इवनिंग क्लास, स्वागत है आपका प्रोविडेंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम जो है कि DLED का 2021-22 का पेपर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर सर से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उन्होंने डेट जो है आपको 30 सितंबर बता दी फ्लो में। तो आप याद रखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 30 नवंबर को होना है। तो यहाँ पर हम अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है ए, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर अगर मैं एक बात करूँ तो जो आपका यहाँ पर विश्व विजेता जिसे हम कहते हैं, विश्व विजेता, एक तो कलर का विश्व विजेता बोला जाता है आपका अलेक्जेंडर को, ठीक है। अलेक्जेंडर का एक सैनिक था सेल्यूकस निकेटर। कौन? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। अब ये आपका आक्रमण करता है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। और ये क्या करेगा, ये अपनी पुत्री कार्नेलिया, अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह इससे कराता है। और उसके बाद क्या होगा, इसे दहेज में 4 जगह मिलेगी। कंधार हमारा एक है उसमें, ठीक है, काबुल हमारा है, ठीक है, कंधार, काबुल, इसके बाद हेरात, 3 तो ये हो गए। और एक और है आपका जिसका नाम है आपका मकरान, ठीक है, मकरान। तो ये 4 इसको क्या मिली थी, दहेज में मिली थी जब इसने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से आपका विवाह किया था। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, इसका आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था।
ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा है जहांगीर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझना कि जहांगीर के समय पर हम बात करेंगे, तो जहांगीर के समय पर सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, जहांगीर के समय पर एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है कि एक चित्रकार बड़ा फेमस हुआ है, इसका नाम भी आपका पूछा जाता है, उस्ताद मंसूर। ठीक है, उस्ताद मंसूर की बात यहाँ पर की जाती है और इसका ही काल हमारा स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके साथ साथ हमें क्या याद रखना है, इसके साथ साथ हमें कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर याद रखनी है। इसका आंसर हमारा हो गया सी। अब अकबर का काल हमारा कहा जाता है हिंदी का स्वर्णकाल। हिंदी का स्वर्णकाल अगर आपसे पूछे तो हिंदी का स्वर्णकाल हमारा कहा जाता है अकबर का, और शाहजहां का हमारा कहा जाता है स्थापत्य या वास्तुकला, स्थापत्य या वास्तुकला का हमारा स्वर्णकाल कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये भी हमें याद रखना है यहाँ पर कि शाहजहां के ही समय पर हमारा ताजमहल बना था। ठीक है, ताजमहल को हमें याद रखना है। इसके अलावा शाहजहां के समय पर ही हमारा लाल किला बना था। ठीक है, लाल किला को भी याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके कभी कभी डायरेक्टली यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका मयूर सिंहासन, इससे भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मयूर सिंहासन की हम बात करेंगे, जिसे हम तख्त ए ताउस भी कहते हैं। तख्त ए ताउस इसे बोला जाता है, ये भी याद रख लेना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या निकलेंगे, यहाँ पर आंसर क्या निकला आपका कि मुगल चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है आपका किसका, जहांगीर के काल को। हिंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के काल को, और स्थापत्य या वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है आपका शाहजहां के काल को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के अंतिम गुरु हमारे थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को हमारा सिखों का अंतिम गुरु माना जाता है। अब इनके द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं, सबसे पहला 5 करार इन्होंने दिए सिख धर्म में। सिख धर्म में 5 करार की बात इन्होंने कही है। एक हमारा चलता है गुरु ग्रंथ साहिब इन्होंने लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना इन्होंने की है। ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गए कि गुरु गोविंद सिंह हमारे सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। 5 करार इन्होंने दिए हैं। ठीक है, सिख धर्म में 5 करार पाए जाते हैं आपके, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा और एक और है आपका। ठीक है, तो 5 करार आपके दिए हैं गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि गुरुवाणी जो आपकी चलती है सिख धर्म में, वो इनकी देन है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम अदर फैक्ट की बात करें तो अदर फैक्ट आपका यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना भी किसने करी है, खालसा पंथ की स्थापना भी आपके सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने करी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो आप इसका क्रम सीधे सीधे इस प्रकार से ट्रिक से याद रख सकते हैं, PDEDF। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे, फिर आपके डच आए, फिर आपका इंग्लैंड, फिर डेनिश और फिर आपके फ्रांसीसी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट हमें नोट करने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो हमें याद रखना है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय हमारे कौन थे, पुर्तगाली थे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, पहला पुर्तगाली है, फर्स्ट आपका पुर्तगाली आएगा, फिर आपका डेनिश आएगा। ठीक है, फिर आपका इंग्लैंड आएगा यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश साम्राज्य, फिर आपका डच आएगा और फिर आपका फ्रांसीसी आएगा। ठीक है, तो ये क्रम भी याद रख लेना, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, जरूरी नहीं है हर बार वो यही पूछे। ठीक है, इसके अलावा हमें अदर फैक्ट क्या क्या याद रखने हैं। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा। ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, वास्को डी गामा आया था 1498 में भारत आया था। ठीक है, अब नया फैक्ट क्या है कि किसकी मदद से भारत आया था, एक व्यक्ति था, इसका एक नाविक था अब्दुल मजीद की सहायता से ही भारत पहुंचा था। और एक क्वेश्चन आपका अक्सर इससे पूछा जाता है कि ये यहाँ से 60 गुना प्रॉफिट, यानी 60 गुना प्रॉफिट के लिए क्या ले गया, 60 गुना मुनाफा अगर बात करें तो ये यहाँ से पुर्तगाल वापस ले गया मसाला, और मसाले से इसने क्या किया, 60 गुना मुनाफा वहाँ पर कमाया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर याद रख लेना।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट है यहाँ पर। तो इसका आंसर आपका सीधे सीधे हो जाएगा संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी इन्होंने बंगाली भाषा में निकाला था। ठीक है, बंगाली भाषा में आपका निकाला था, ये भी याद रखना। इसके साथ साथ इनका एक और अखबार है आपका मिरातुल अखबार, ये भी बड़ा चर्चाओं में रहता है, ये भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और इन्हें ही हम राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत इन्हें कहते हैं। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। ठीक है, और एक किताब है इनकी गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, ये बहुत बार आपकी पूछी जाती है, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर राजा राम मोहन राय से आप याद रख लेना कि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने करी। इसके अलावा मिरातुल अखबार भी इन्होंने निकाला। ठीक है, मिरातुल अखबार की भाषा अगर आपसे पूछ ले तो हमें याद रखना है फारसी भाषा में लिखा है, और जो ये संवाद कौमुदी है ये बंगला भाषा में या बंगाली भाषा में आपका लिखा है। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत इन्हें कहते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने करी है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। और इसके अलावा एक और फैक्ट अगर आप लिखना चाहो, नोट करना चाहो, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि सती प्रथा का उन्मूलन, ये भी आपका बहुत बार पूछा जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन बोलो या समाप्त बोलो, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने करी थी। विलियम बेंटिक 1829 में। ठीक है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि किस राज्य में सबसे अधिक अस्थायी वनों का क्षेत्रफल है। तो ये यहाँ पर याद रखना कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम समझते हैं कि अस्थायी वन किसे कहते हैं, कि वे संरक्षित वन जिसे सरकार या जिसे नहीं, जिस पर सरकार का संपत्ति का अधिकार हो, जिस पर सरकार का संपत्ति का अधिकार हो, उसे हम कहते हैं क्या, अस्थायी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रख लेना। तो पहले नंबर पर हमारा एमपी है, फर्स्ट हमारा है एमपी, तो इसमें ऑप्शन हमारा एमपी है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर क्रम अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फर्स्ट पे हमारा एमपी आ गया, दूसरे पे हमारा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर आपका अस्थायी वनों की सबसे ज़्यादा प्रतिशतता है, क्षेत्रफल है। तीसरा हमारा आ जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, छठे क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा एमपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमें याद रखना है कि शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहांबाद बसाया और इसने क्या कर दी, दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी। शाहजहांबाद की स्थापना इसने कहाँ करी, दिल्ली में करी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवें का आंसर हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड से है कि उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ पर मिली है। तो हमें सीधे सीधे, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कालसी देहरादून से हमें ये प्राप्त हुआ है और ये इनका 13वें नंबर का शिलालेख है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इस शिलालेख की खोज हमारी की थी एक जॉन फॉरेस्ट नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने इसकी खोज करी। अब इसकी भाषा अगर पूछ ले, लिपि हम याद करें तो लिपि हमारी ब्राह्मी है। ठीक है, भाषा अगर बोल ले तो भाषा हमें याद रखनी है प्राकृत है। ठीक है,
और अभी तक एक क्वेश्चन बना नहीं है बट बन सकता है कि 1254, इधर दिख नहीं रहा है, ठीक है, 1254 में एक मुस्लिम आक्रमण हुआ है, नासिरुद्दीन महमूद ने इसको खंडित किया था। नासिरुद्दीन महमूद द्वारा इसे खंडित किया गया। और इसके अलावा इसमें आपका जो ये कालसी शिलालेख है, इसमें आपका 5 यवन राजाओं का वर्णन है, 5 यवन राजाओं का वर्णन। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट आप इससे भी रिलेटेड याद रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये सीधे सीधे गढ़वाल रेजिमेंट के प्रदर्शनकारियों ने गोली चलाने से किस उसमें मना कर दिया था, तो ये हमें याद रखना है। यहाँ पर इसका आंसर हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में अब यहाँ पर बात करूँ तो ये किसकी बात हो रही है, ये बात आपकी हो रही है यहाँ पर सीधे सीधे ये बात हो रही है आपकी सीधे सीधे पेशावर कांड की। ठीक है, पेशावर कांड की। पेशावर कांड आपका हुआ था 23 अप्रैल 1930। 23 अप्रैल 1930 अफगानियों पर आक्रमण करने से मना कर दिया था। अब इनका नेतृत्वकर्ता कौन था, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हमें ये भी याद रखना है। यहाँ पर एक बड़ा पॉपुलर नाम हमारा उत्तराखंड में चलता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, इनके द्वारा ही हमारा क्या किया गया था, सीधे सीधे पेशावर कांड के नायक इनको कहा जाता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, क्वेश्चन क्या है, समझने वाली बात है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की घटना है कि जिसमें सीधे सीधे आपका क्या है कि जो गढ़वाल राइफल के सैनिक थे अफगान में, ठीक है, 2/18, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 2/18 गढ़वाल पलटन के सैनिक थे आपके, और इन्होंने सीधे सीधे अफगानियों पर क्या कर दिया था, गोली चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, गोली चलाने से आपका इनकार कर दिया था। और एक फैक्ट अगर आप और याद रखना चाहो तो यहाँ पर याद रखना कि पेशावर कांड के बाद ही वीर चंद्र सिंह को गढ़वाली नाम दिया गया, गढ़वाली नाम दिया गया। ये फैक्ट भी यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, काम आएगा एग्जाम में कि गढ़वाली नाम इनको कब दिया गया, तो गढ़वाली नाम इनको दिया गया आपका किसके बाद, आपका ये क्या बोलते हैं, आपका पेशावर कांड के बाद ही इनको गढ़वाली नाम दिया गया। और 23 अप्रैल को, ठीक है, इसके अलावा मैंने 23 अप्रैल को यहाँ पर एक और फैक्ट लिख लेना कि गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। गढ़वाल दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू द्वारा आपकी यहाँ पर घोषणा की जाती है कि 23 अप्रैल को हम क्या करेंगे, हम गढ़वाल दिवस मनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कोर्ट मार्शल कर दिया गया, तो उनकी पैरवी किसने करी थी, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। उनकी पैरवी आपकी की थी मुकुंदी लाल ने, मुकुंदी लाल। ठीक है, तो ये फैक्ट भी यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत है, तो इसका आंसर आपका सीधे सीधे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सागरी जल के स्तर में वृद्धि। अगर हम ऑप्शन पढ़ें तो विश्व में सब और हिमनदों का विस्तार, ये गलत हो जाएगा, सीधे सीधे आप समझकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बी हमारा कहता है सागरी जल के स्तर में वृद्धि, प्रमुख झीलों का समय से पहले जम जाना, ये भी गलत है। अब ये कैसे गलत है कि आपका कहता है कि सब जगह हिमानी तो हमारा हो नहीं सकता, सब जगह हमारे ग्लेशियर हैं नहीं, सब जगह हमारी झीलें हैं नहीं। ठीक है, और इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी इसमें है कि दोनों ए और बी, तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा हमारा समुद्री जल के स्तर में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए आपका रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। भूकंप का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी, इसे याद रखना,
ठीक है, सिस्मोलॉजी से कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन कभी पूछ ले कि ये जो रिक्टर स्केल है, तो रिक्टर स्केल की खोज किसने करी थी? रिक्टर नाम के एक वैज्ञानिक थे, प्लस इसके साथ साथ एक और इनके सहायक थे, गुटेनबर्ग। तो ये दोनों नाम आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। 1935 में भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इनके द्वारा क्या किया गया था? इनके द्वारा आपका रिक्टर स्केल का निर्माण किया गया था या बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है आपका भारत, बी है ब्रिटेन, सी है आपका यूएसए और डी है आपका फ्रांस। तो इसका सीधा आंसर हमारा हो जाएगा भारत। अब यहाँ पर फैक्ट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भारत में लगभग 453 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, बट यहाँ पर पॉइंट क्या है कि आधिकारिक भाषा यानी संविधान में उल्लेखित भाषाओं की संख्या कितनी है? आधिकारिक भाषा अगर बात करें, आधिकारिक भाषा हमारी है 22। ठीक है, आधिकारिक भाषा हमारी है 22। ठीक है, आधिकारिक भाषा हमारी है 22। ठीक है, अभी 22 अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस देश में आपका अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो हमारा सीधे आंसर हो जाएगा भारत, जिसमें कि 453 भाषाओं का प्रयोग भारत में किया जाता है। बट आधिकारिक तौर पर यानी संविधान में जिन्हें मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त भाषाएं हमारी कितनी हैं? 22। ठीक है, अभी 22 कौन कौन सी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, सीधे ट्रिक से आपको लिखाऊंगा। USA में HB पेंसिल से GK मुफ्त में पढ़ो। इसके बाद आपका है SKMN और BDMS। ठीक है, USA में HB पेंसिल से GK मुफ्त में पढ़ो। ठीक है, HB पेंसिल से USA में HB पेंसिल से GK मुफ्त में पढ़ो। अब यहाँ पर हमें याद रखना है K स्क्वायर है, M स्क्वायर है और T स्क्वायर है। ठीक है, K स्क्वायर, M स्क्वायर और T स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले जो ये मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द लिखे हैं, इन पे ही आपकी भाषाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका U से आ गया आपका उर्दू। ठीक है, S से आपका आ गया संस्कृत। ठीक है, A से आपके आगे असमिया। ठीक है, H से आपका आ गया हिंदी। ठीक है, मैं ये आपको 22 आधिकारिक भाषाएं लिखा रहा हूँ भारत की। ठीक है, जो संविधान में भी उल्लेखित है। B से आपके आ गई बंगला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है G से आपके आ गई गुजराती। K से हमारी आ गई कन्नड़। ठीक है, K से हमारी आ गई कन्नड़ और कन्नड़ के साथ कश्मीरी। कन्नड़ के साथ हमारी कश्मीरी हो गई। ठीक है, M से आपका M स्क्वायर है आपका, KB स्क्वायर है आपका। M से आपकी आ गई मलयालम। ठीक है, मलयालम हो गई। मलयालम के साथ आपकी मराठी है। मलयालम के साथ आपकी मराठी है। ठीक है, फिर P से आपकी हो गई पंजाबी। P से आपकी हो गई पंजाबी। T से आपकी हो गई तमिल, तेलुगु। तमिल और तेलुगु आपकी हो गई। अब ये SKMN ये बाद में जोड़ी गई हैं। SKMN सबसे पहले आपकी संथाली, कोंकणी। ठीक है, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है BDMS। बोडो, डोगरी, मैथिली और लास्ट हमारी आती है संथाली। ठीक है, तो ये हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनका उल्लेख हमारा किस में है? संविधान में है।
तो ये आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नाबार्ड से संबंधित, नाबार्ड संबंधित है तो सीधे सीधे अगर आप हम बात करें तो यहाँ पर सीधे सीधे नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर हम अंग्रेजी में देखें यहाँ पर तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, 1982 में 1982 में नाबार्ड की स्थापना की जाती है। और इसके अलावा याद रखना यहाँ पर कि एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है कि जो नाबार्ड था, नाबार्ड यहाँ पर पूछा गया है, नाबार्ड की स्थापना की गई थी आपकी शिवरमन समिति की, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि नेशनल एंड नाबार्ड का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पर तो निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हवा महल आपका जयपुर में आता है। ठीक है, बाकी जामा मस्जिद आपका दिल्ली ठीक है, चार मीनार हैदराबाद ठीक है, और शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार ठीक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा गलत क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हवा महल, जो कि आपका जयपुर में है। अब बनाया किसने है? हवा महल को आपका अकबर ने बनवाया था, ये भी याद रखना है। जामा मस्जिद का निर्माण आपका करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, चार मीनार आपका बनाया था एक राजा था कुतुब शाह। ठीक है, कुतुब शाह, और शेर शाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम में है। ठीक है, अब यहाँ पर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पर कि 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे। सबसे पहला हमारा पंथ निरपेक्ष है, जिसकी बात ये यहाँ पर कर रहा है, सेक्युलरिज्म इसमें को बोला जाता है। पंथ निरपेक्ष हमारा हो गया। ठीक है, पंथ निरपेक्ष फर्स्ट हमारा हो गया पंथ निरपेक्ष। इसके अलावा हमारा समाजवादी, 3 शब्द हमारे जोड़े गए थे, समाजवादी, और तीसरा हमारा था एकता व अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से एक हमारा पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15, सेक्युलरिज्म इसको बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, ये बहुत चर्चाओं में भी आपका रहा है हाल ही में, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो हमारा सीधे सीधे आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल 14, अनुच्छेद 44। अब समान नागरिक संहिता किसे कहते हैं? समान नागरिक संहिता सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो सभी पंथों या धर्मों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था। ठीक है, एक समान कानूनी व्यवस्था। ठीक है, चाहे वो विवाह विच्छेद से संबंधित हो, विवाह विच्छेद सब पर एक ही कानून लागू होगा। विरासत हो गई, विरासत यानी जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी पैतृक संपत्ति है, उसको हम विरासत कह सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई बच्चा गोद लेना है, बच्चा गोद लेने के लिए भी समान कानून रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है हमारे यहाँ पर कि विवाह विच्छेद हो गया, विरासत हो गई, या बच्चा गोद आपको लेना है, तो इन सब के लिए आपका सभी धर्मों के लिए एक नियम यहाँ पर चलेगा, और उसे कहा गया आपका समान नागरिक संहिता, जो है आपका आर्टिकल 44 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है, तो इसमें सीधे सीधे सबसे ऊपर जो पद माना जाता है वो आपका माना जाता है कैबिनेट सचिव को। इसको बोला जाता है आपका पीएम का दाहिना हाथ, और इसका काम क्या है
कि जितने भी कैबिनेट मीटिंग्स होंगी, कैबिनेट मीटिंग की देखभाल करना, देख रेख करना, कब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस प्रकार से व्यवस्था आपकी रहेगी, ये सब काम आपका किसका होता है, कैबिनेट सचिव का होता है। अब यहाँ पर एक पद हमारा है अटॉर्नी जनरल, तो ये आपका क्या है, ये आपका राष्ट्रपति के ये कोई प्रशासनिक सेवा से नहीं निकलता है। अब इसमें जैसे ये A, B, C और D है, इन तीनों के लिए आपको IAS की परीक्षा पास करनी होगी, और ये आपका संवैधानिक पद है, यानी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति की मर्जी से, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कैबिनेट सचिव, जो सबसे ऊपर माना जाता है, जो सबसे मतलब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक हमारा कैबिनेट सचिव को माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कॉमन है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है, तो इसका सीधे सीधे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने। 6 महीने से अधिक का आप अंतराल नहीं रख सकते। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल हमारा 6 माह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आपका कॉमन क्वेश्चन है। आपका हमेशा डीएलएड में आपके जो क्वेश्चन आते हैं अमूमन आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो बहुत सारे मतलब एसएससी हो गया या स्टेट एग्जाम्स हो गए, उनमें पूछे गए क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 कि संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सीधे सीधे कि आपका क्या है, 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आपका आर्टिकल 21A जोड़ा गया। अब 21A कहता क्या है, 21A हमारा कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा आपकी दी जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि आर्टिकल 21A हमारा कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को आपका निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर जोड़ा गया आपका 86वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो 86वें संविधान संशोधन में आपका आर्टिकल 45, अब आर्टिकल 45 भी जोड़ा गया आपका 86वें संविधान संशोधन 2001 के तहत आपका आर्टिकल 45 जोड़ा गया कि जिसमें सीधे सीधे एक बात कही गई कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये भी याद रखना है, क्या पता इस बार ये वाला क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर याद रखना। और इसी 86वें संविधान संशोधन में आपका जोड़ा गया है 51 क में एक टॉ जोड़ा गया है आपका, जिसमें कि ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, इनका संरक्षण और अनिवार्य शिक्षा, संरक्षण प्लस शिक्षा का दायित्व किसका होगा, माँ बाप का। शिक्षा का दायित्व आपका माता पिता। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना यहाँ पर कि 86वें संविधान संशोधन के तहत ये 3 हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किया गया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि यह विशेष क्वेश्चन ऑप्शन ए है आपका, विशेष रसायनों की सहायता से उगाया गया है। ये आपका गलत हो जाएगा। यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। नेक्स्ट आपका है अधिक महंगा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे ऑर्गेनिक, मतलब कि जिसमें आपका किसी भी प्रकार का केमिकल यूज़ न किया गया हो, आपका प्राकृतिक रूप से उसको उगाया गया हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, आजकल बड़ा चर्चाओं में है आपका ऑर्गेनिक फूड हो गया, हमारा बड़ा चलता है कि ऑर्गेनिक फूड अगर आप लेते हो, ऑर्गेनिक चीज़ें आप लेते हो तो आप बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनसे बच जाते हो, जो कीटनाशक के प्रयोग से होती हैं। ठीक है, तो ये इतना टफ क्वेश्चन आपका था नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपका क्या है कि इसमें जो ये चारों ऑप्शन हैं, ये चार के चारों आपके माने जाते हैं HDI में, ठीक है। जो ये स्वास्थ्य और पोषण है ये आपका इसके अंतर्गत ही आता है। कहाँ गया वो? आपका जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत हम स्वास्थ्य और पोषण को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपका गलत नहीं है, बट हमें थोड़ा सा HDI के बारे में पढ़ना है कि ये इसके क्या है, ये इसके मानव विकास सूचकांक के घटक हैं, ये सब के सब इसके घटक माने जाते हैं, ठीक है। HDI की अगर मैं बात करूँ तो HDI का फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसको जारी किया था 1990 में, दो वैज्ञानिक हमारे हुए, एक तो हमारे पाकिस्तान के थे महबूब उल हक, और इसके साथ साथ एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम भी आता है अमर्त्य सेन। तो इन दोनों ने मिलकर ये आपकी संकल्पना दी है हमारे HDI की, ठीक है। और ये सब के सब आपके इसके क्या हैं, इसके मानक हैं, घटक हैं, इसके मानक हैं, घटक हैं, ये माने जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ऑप्शन आपका गलत नहीं है, ये चार के चारों आपकी मानी जाएंगी। मेनली आपके तीन हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और आपका सकल नामांकन दर, स्वास्थ्य और पोषण। तो इसमें कोई सा भी आपका गलत नहीं है, ये सब के सब आपके चारों ऑप्शन क्या है, सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति का कारण क्या है? अब हम यहाँ पर सीधे सीधे समझते हैं कि मुद्रास्फीति होता क्या है। मुद्रास्फीति का अर्थ अगर मतलब हम लगाएं यहाँ पर कि अर्थ निकालें तो अगर मार्केट में कोई वस्तु है जो बहुत कम मात्रा में, ठीक है, अब समझना यहाँ पर, ठीक है, समझना यहाँ पर कि मार्केट में कोई वस्तु है जो बहुत कम मात्रा में है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडे से समझना कि कोई वस्तु है जो बहुत कम मात्रा में है, यानी बात करूँ मैं समोसा है, अब शाम का समय है, समोसा ख़त्म होने वाला है, तो जो समोसा आपको यहाँ पर अभी तक 10 रुपये में मिल रहा था, अब उसका क्या है, वो कम हो चुकी है, मगर डिमांड ज़्यादा है, ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, बट चीज़ कम है, ठीक है, चीज़ कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका समोसा आपका 15 रुपये का हो जाएगा। इसको ही हम कहते हैं मुद्रास्फीति, यानी डिमांड, जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के साथ साथ आपका डिमांड बढ़ेगी तो पैसा भी मार्केट में बढ़ेगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति का एक ही कारण है कि जब मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, और मुद्रास्फीति को आपका कंट्रोल करता है आपका RBI समय समय पर आपकी मौद्रिक नीति जारी करता है, मौद्रिक नीति के आधार पर ही आपका मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है आपका RBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो इसका आंसर हमारा सीधे सीधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहिर्मंडल में सबसे ज़्यादा आपके ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है, यानी जहाँ पर ओजोन क्या करेगा, सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आने नहीं देती हैं, हमारे उसमें एक ओजोन लेयर पाई जाती है जो आपका क्या करता है, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट में, अब जैव विविधता कैसे कहते किसे हैं? जैव विविधता सीधे सीधे मैं बात करूँ तो किसी छोटे क्षेत्र में बहुत से जानवर रहते हों उसे हम जैव विविधता का नाम दे देंगे, ठीक है। जहाँ का एटमॉस्फेयर, वातावरण, यानी जहाँ पर पर्यावरणीय कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पर आपके बहुत सारे जानवर एक साथ रहते हों, यानी कोई सा भी जानवर वहाँ पर रह सकता है, उसको बोलते हैं हम जैव विविधता। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन पर आपका पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का हॉट स्पॉट हम एक प्रकार से कह सकते हैं। हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है? हॉट स्पॉट हमारा कहा जाता है किसको? नीलगिरी को। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है। तो बचपन में आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, बचपन से ही है आपकी, बचपन MBA। तो अब इससे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले आपका बांग्लादेश हो गया, फिर हमारा चीन हो गया, फिर हमारा पाकिस्तान हो गया, ठीक है, फिर हमारा नेपाल हो गया, ठीक है, फिर हमारा म्यांमार हो गया, फिर हमारा भूटान हो गया, और लास्ट में सबसे कम सीमा हमारी बनाता है अफगानिस्तान के साथ। तो हम इसके आधार पर यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो हमें बांग्लादेश याद रखना है। ये ट्रिक आपने बचपन में भी पढ़ी होगी कि बचपन MBA नाम की एक ट्रिक है जिसमें आपका पूरा सीक्वेंस है कि भारत कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा कहते किसे हैं, कि अम्लीय वर्षा कहते किसे हैं कि यहाँ पर याद रखना कि जो वातावरण में जब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा, पानी के साथ NO2 रिएक्शन करेगा तो HNO3 बनाएगा, ठीक है। इसको नाइट्रिक एसिड बोला जाता है, नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है। और SO2 क्रिया करेगा तो आपका H2SO4 बनाएगा जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद ऑप्शन क्या कहता है हमारा, ऑप्शन कहता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का B कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा कारण है किसका, अम्ल वर्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कहता है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो हमें सीधे सीधे इसमें आंसर याद रखना है पतंजलि। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। जितने भी आपके दर्शन हैं आपको वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है, नॉर्वे, डेनमार्क, भारत या जापान। नॉर्वे, डेनमार्क, भारत या जापान। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, डेनमार्क। डेनमार्क को ही हम पवनों का देश कहते हैं, ठीक है। अब क्यों कहते हैं इसका रीज़न भी पता होना चाहिए। पवनों का देश इसे क्यों कहा जाता है, पवनों का देश इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक प्रयोग यही करता है। पवन ऊर्जा का सर्वाधिक प्रयोग ये करता है, जिसके कारण ही इसे क्या कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये पवनों से ही आपका बिजली उत्पादन अपने देश में करता है। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे है आपका हीरा, ठीक है। इसमें भी समझाने लायक कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपका है मानव जब अल्ट्रावायलेट किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाता है तो क्या हो सकता है, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, फेफड़ों की क्षति, त्वचा का कैंसर। तो आपको पता है कि जब अल्ट्रावायलेट किरणों की रेंज में सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है वो हमारी त्वचा का कैंसर होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारी त्वचा पर पड़ता है। और नेक्स्ट आपका क्या है, त्वचा पर पड़ेगा। अब जब आपकी त्वचा डैमेज हो जाएगी तो इससे आपके प्रतिरक्षा तंत्र को भी ये प्रतिरक्षा तंत्र भी आपका प्रभावी होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जहाँ पर 1 और 3 दिए हैं आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चैटिंग ईमेल की तरह है, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, और चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है। तो इसमें आप सीधे सीधे दिमाग लगाने वाली बात है कि यहाँ पर इसमें सत्य नहीं है। चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, ये आपका गलत हो जाएगा। चैटिंग आपका ईमेल की तरह है, सही है। ईमेल के समान आप मैसेज भेज सकते हैं। चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, ठीक है। मल्टी चैट्स आपने देखी होगी, ग्रुप्स आपने देखे होंगे जहाँ पर बहुत सारे लोगों का ग्रुप्स बन जाता है। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है। इलेक्ट्रॉनिक संवाद है यानी कि इसके लिए आपको एक माध्यम चाहिए, जैसे हम मोबाइल का यूज़ करते हैं या ईमेल का यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संवाद, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर B।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5 अक्टूबर। 5 सितंबर को हमारा शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर एलिजा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो पोलियो गलत, कैंसर गलत, टाइफाइड गलत, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एड्स के लिए हमारा एलिजा टेस्ट किया जाता है, टाइफाइड के लिए हमारा विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, पोलियो के लिए कोई टेस्ट नहीं होता, पोलियो के आपके लक्षण दिखते हैं, और कैंसर के आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है कि आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? तो क्रिकेट गलत, क्रिकेट इसमें गलत हो जाएगा, क्रिकेट नहीं है, कबड्डी नहीं है, हॉकी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। और यहाँ पर सन भी पूछ लेता कभी कभी, तो सन 2011 में उत्तराखंड को, यानी उत्तराखंड का खेल जो घोषित किया गया 2011 में, फुटबॉल को किया गया। वर्ष 2024 में ओलंपिक कहाँ पर खेले जाएंगे? अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। ये पेपर आपका पुराना है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोगों को भी पता होगा, पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है किसकी? ऑटोबायोग्राफी आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, इसके अलावा एनी बेसेंट का अगर आप याद रखना चाहो तो यहाँ पर याद रख सकते हैं कि इन्होंने भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, और 2 पत्रिकाओं के माध्यम से, कॉमनवील और कॉमनवील है वैसे वो, WHEEL। ठीक है, और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो न्यू इंडिया। 2 पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने भारत में होम रूल लीग चलाया था। MS धोनी की कोई किताब नहीं है। और अरुंधति राय की किताब आप लोग ढूंढकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि अरुंधति राय ने कौन सी किताब लिखी है, और उनके लिए उनको मान बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलो रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर आपको सीधे एक चीज़ पता है कि उत्तराखंड से संबंधित एक ही खिलाड़ी यहाँ पर हमारी निकलती है, वंदना कटारिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा वंदना कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 3, 4, 5, 6। सीधे हमें अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, तो ये हो गया उत्तरकाशी, ये हो गया चमोली, और ये हो गया आपका पिथौरागढ़। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 3। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं कब को, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा सीधे इसमें आंसर हो जाएगा प्रकाश पंत। ठीक है, प्रकाश पंत हमारे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। अगर यहाँ पर निर्वाचित पूछता तो तब हमारा आंसर चेंज हो जाता, तब हमारा आंसर हो जाता यहाँ पर यशपाल आर्य। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों को उनकी सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो ये भी आपको पता होगा यहाँ पर कि इसका ऑप्शन नंबर डी है, ऑपरेशन गंगा हमारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है, भारत में से निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, चावल की खेती सर्वाधिक की जाती है भारत में, सर्वाधिक खेती की जाती है चावल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? मक्का, सरसों, मूंगफली, बाजरा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि खरीफ की फसल हम कहते किसे हैं और रबी की फसल हम कहते किसे हैं। खरीफ की फसल आपकी सीधे हो जाएगी, खरीफ की फसल किसे कहा जाएगा? खरीफ।
खरीफ और रबी, खरीफ और रबी। खरीफ की फसल वो होती है आपकी जो आपका जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल आपकी खरीफ की है। और अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में जो फसल बोई जाती है तो उसे हम कहते हैं रबी की फसल। तो यहाँ पर मुझे एक ही फसल दिख रही है जो आपकी रबी की फसल है, यानी जो आपकी क्या है, खरीफ की फसल नहीं है, सर्दियों में बोई जाती है आपकी, वो है सरसों। अब यहाँ पर अगर दिमाग लगाने वाली बात है तो छोटा सा पॉइंट है कि राई, राई हम लोग सर्दियों में ही उगाते हैं। हमारे पहाड़ों में राई जो उगाई जाती है सर्दियों में ही उगाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कहता है कि कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? नोएडा, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही हम क्या कहते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसके साथ साथ याद रखना कि भारत की सॉफ्टवेयर राजधानी, भारत की सॉफ्टवेयर राजधानी भी बोला जाता है बेंगलुरु, सॉफ्टवेयर राजधानी। ठीक है, अब इसे सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आपकी आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत के लिए अंदर में प्रयोग के लिए बनती है, तो उसके जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं वो आपके बेंगलुरु में हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? जल विद्युत संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन, बिजली उत्पादन किया जाता है वो तापीय ऊर्जा संयंत्र से किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार या भारतीय आयात निर्यात बैंक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि ये भारतीय स्टेट बैंक आपका नेशनल बैंक है, बट इन सब के ऊपर एक बैंक होता है भारतीय रिजर्व बैंक, जो आपका मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेगा, विनिमय को कंट्रोल करेगा, सब चीज़ें, यानी जितनी भी मुद्रा से संबंधित नीतियां हैं, चाहे वो विदेशी व्यापार है, ठीक है, ये सब का कंट्रोल आपका करता है भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 46, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हमारी है मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वुमन थी हमारी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के जो आपका अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1971 में आपका इंदिरा गांधी को मिला। ठीक है, ये आपकी प्रथम वुमन थी। इसके बाद 1971 से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा 1980 में आपकी मदर टेरेसा है। ठीक है, 1980 में आपकी मदर टेरेसा, फर्स्ट में 1971 में आपकी इंदिरा गांधी, 1980 में आपकी मदर टेरेसा। ठीक है, उसके बाद 1997 1997 आसफ अली है। ठीक है, ये भी आपकी महिला है। ठीक है, आसफ अली हैं। उसके बाद आपकी 1998 में आपकी MS सुब्बलक्ष्मी है। 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी है। और 2001 में बात करूं तो 2001 में आपका लता मंगेशकर को ये अवार्ड दिया गया है। भारत का सर्वोच्च सम्मान इसे माना जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्रम है। ठीक है, 1971 में इंदिरा गांधी, तो हमारा आंसर तो निकल गया क्वेश्चन का, बट इसके साथ अगर आप ये चीज़ें याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ठीक है, ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सीधा सीधा आंसर हमारा हो जाएगा सत्यमेव जयते, जो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका कॉमन क्वेश्चन है, अमूमन आपने पढ़ा होगा, पता भी होगा। ठीक है, ये भी आपका कॉमन क्वेश्चन है। उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो हमें याद रहे, हमें पता है केदारनाथ में। हाल ही में मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी इसका शिलान्यास करने भी वहाँ पर गए थे। ठीक है,
तो ये ऐसे में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 820 ईस्वी ईसा पूर्व या 820 आप याद रख लेना, यहाँ पर 820 में इनकी मृत्यु हुई थी केदारनाथ में, तो उनकी समाधि कहाँ पर होगी? केदारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, आंत, फेफड़े, हृदय। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा फेफड़े। फेफड़ों को प्रभावित करता है आपका निमोनिया। ठीक है, यकृत को प्रभावित करता हमारा पीलिया। ठीक है, तो ये थे आपके जीएस के क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।